नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूँ। मेरे हाथ में जो डिब्बा देख रहे हो, जो पैकिंग देख रहे हो, उसमें आपको सफ़ेद रंग का एक पाउडर सा नज़र आ रहा है। ये पाउडर जो जो गाय का गोबर है, उस गाय के गोबर का घनत्व का तैयार पाउडर है। दरअसल ये पाउडर नहीं है, ये सुप्तावस्था में या निष्क्रिय अवस्था में जीवाणु हैं, जो गोबर के जो ठोस जो भाग है उसमें उपस्थित रहते हैं। हम जानते हैं कि गाय के गोबर में कितने प्रकार के जीवाणु रहते हैं और ये जीवाणु ना केवल गाय के लिए आवश्यक हैं, बल्कि हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी हैं और हमसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारी भूमि के लिए, हमारे खेतों के लिए, खेत की मिट्टी के लिए, क्योंकि हमारे खेत की मिट्टी का उपजाऊपन इन्हीं जीवाणुओं पर निर्भर है। इसलिए प्राचीन समय से एक परंपरा चली आ रही है कि हम गाय के गोबर का, गौमूत्र का प्रयोग अपने खेतों में करते हैं और इसीलिए जो हमारे खेतों में अनादि पैदा होता है वो तो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, हमें स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है, हमारे शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है। लेकिन जो हम व्यर्थ के रूप में जिस पदार्थ को पैदा करते हैं, चाहे किसी रूप में हो या हमारी गाय अपने शरीर से जिस पदार्थ को त्यागती है, उसका प्रयोग हमारी जो धरती है, हमारी जो भूमि है वो करती है और उसी के माध्यम से उसमें जीवनी शक्ति की क्षमता बढ़ती है, उसकी विकास की क्रिया बढ़ती है, जो कमी उसमें होती रहती है वो दूर होती हैं। अर्थात हमारी मिट्टी की चेतना को, हमारी मिट्टी की जो उपजाऊपन की क्षमता है उसको बढ़ाने में गाय के जो ये त्याज्य पदार्थ हैं, चाहे उसमें गोबर हो, गौमूत्र हो, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन अब क्योंकि हमारे पास ना तो गाय बची हैं, ना हम इस तरफ ध्यान देते हैं, हम आधुनिकता की तरफ बढ़ते चले गए हैं। हम खेती में अब गाय के गोबर की जगह अब रासायनिक खादों का प्रयोग करने लगे हैं और जब से हमने इस प्रक्रिया को अपनाया है, हमने इस प्राकृतिक प्रक्रिया को रोक दिया है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि हमारे खेतों की जो उर्वरता है, जो उसका उपजाऊपन है, वो घट रहा है और इसीलिए किसानों को निरंतर अपनी फसलों में जो रसायन आधारित खाद हैं, उनकी मात्रा बढ़ानी पड़ रही है। 1960 के आसपास, 70 के आसपास हमारे खेतों में 1 एकड़ भूमि में 10-12 केजी यूरिया की आवश्यकता पड़ती थी। 10-12 यूरिया खेत में डाल देने से पर्याप्त फसल पैदा हो जाती थी। लेकिन आज किसानों को यूरिया 150 किलो से ज़्यादा अपने खेतों में डालना पड़ रहा है। यानी कि उसके यूरिया देने की क्षमता तो 15 गुना बढ़ गई है, लेकिन फसलों की जो क्षमता है 15 गुना नहीं बढ़ी। इसलिए किसानों के ऊपर खर्च का बोझ बढ़ रहा है। दूसरी तरफ हमारी मिट्टी विषाक्त होती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे मिट्टी में रसायन आधारित खारों का प्रयोग बढ़ रहा है, उसका जो जीवन, जो उसमें जीवांश थे, जो उसमें सूक्ष्म जीवाणु होते थे, उनकी संख्या घट रही है और इसीलिए ज्यादातर हमारी जो खेती की जमीन है अब निरंतर अपनी क्षमता घट खोती जा रही है। तो उस क्षमता को बचाने के लिए या उस प्राकृतिक प्रक्रिया को पुनः स्थापित करने के लिए, या फिर हम कहें गाय और मिट्टी का जो एक जो मिलन चक्र था, जो चक्र टूट गया था, उसको पुनर्स्थापित करने में गोबर घनसत्व का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, क्योंकि इस गोबर घनसत्व में सिर्फ गाय के गोबर को ही हमने शामिल नहीं किया है, हमने इसको वैसे तो गोरस का नाम दिया है। इस गोरस में गाय के गोबर के तो जीवांश निष्क्रिय अवस्था में है ही हैं, इसके साथ में मिट्टी के कुछ अंश भी हैं, इसमें बायोहेंसर भी हैं जो गाय के मूत्र में रहते हैं, जो गाय के छाछ में मिलते हैं। और जब इन सुप्त या निष्क्रिय जीवाणुओं को हम सक्रिय करते हैं, इनको आहार प्रदान करने की प्रक्रिया में हम पहुंचते हैं, इनको गुड़ की चाशनी देते हैं या इनको गुड़ की चाशनी मिक्स करते हैं, या फिर जो सोरा होता है, जो मोलासिस होता है, उसके साथ में मिश्रित करते हैं, तो ये निष्क्रिय अवस्था से सक्रिय अवस्था में आ जाते हैं। तब इनकी एक नई गति शुरू होती है, ये बहुत तेजी से विभाजित होने लगते हैं, अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं। देखते देखते इनकी संख्या में हजारों गुना वृद्धि हो जाती है। एक एक जो मिलीग्राम है, इनमें इसकी संख्या लाखों से बढ़कर करोड़ों तक हो जाती है और 1 ग्राम के अंदर देखें, अभी 1 ग्राम के अंदर निष्क्रिय जीवाणुओं की संख्या 8 से 9 करोड़ के आसपास है। लेकिन जब इनको उनका आहार मिलता है तो उन्हीं जीवाणुओं की संख्या उससे सैकड़ों गुना बढ़ जाती है, हजारों गुना बढ़ जाती है, मिलियंस बिलियन से बढ़ते ट्रिलियन तक पहुंच जाती है। और जब हम उन सक्रिय जीवाणुओं को अपने खेत में छोड़ते हैं
और उनके लिए वहाँ वैसी परिस्थितियाँ निर्मित करते हैं कि वहाँ अपनी जीवनचर्या को आगे बढ़ा सकें, विभाजन की क्रिया को आगे तीव्र कर सकें। उनको वहाँ वो सब चीज़ें उपलब्ध कराते हैं कि जीवित स्वस्थ अपने जीवन क्रिया को आगे क्रियान्वित कर सकें। जैसे कि जीवाणुओं को अपने विकास के लिए अपने आहार के रूप में कुछ तत्वों की आवश्यकता रहती है। जैसे हम भोजन के रूप में अन्न आदि का प्रयोग करते हैं, इसी तरह जीवाणुओं को अपने को जीवित रखने के लिए ग्लूकोज, डेक्सट्रोज, सुक्रोज की जरूरत पड़ती है। और ये ग्लूकोज, डेक्सट्रोज, सुक्रोज उन्हें मिलता है गुड़ की चाशनी से या फिर मोलासिस से, जो हम इसमें मिश्रित कर देते हैं। और जब मिट्टी में इनको छोड़ते हैं तो मिट्टी में ये अपने आहार के रूप में गुड़ की चाशनी तो इनको उपलब्ध नहीं होती, ना वहाँ मोलासिस सूरा उपलब्ध होता है, लेकिन वहाँ उनको अपने आहार के रूप में उपलब्ध होता है जैविक खाद्य। जैविक खाद्य का अर्थ है जो फसलों के अवशेष होते हैं, जो खरपतवार होते हैं, जो गोबर आदि तत्व होते हैं, गोबर को भी जैविक खाद्य के रूप में चिन्हित किया गया है। ऐसे माध्यम में ये जीवाणु अपनी जीवनचर्या को आगे बढ़ाते हैं, विभाजित होते हैं, और उस विभाजन की क्रिया के दौरान वो उस जैविक खाद्य को, जैविक खाद्य पदार्थों को बहुत तेजी से विखंडित करते हैं, तोड़ना शुरू कर देते हैं। और यही क्रिया तो ये जीवाणु गाय के पेट में करते हैं। पेट में भी इनकी यही प्रक्रिया जारी रहती है कि जैसे ही गाय भैंस आदि जो जुगाली करने वाले पशु हैं, आहार के रूप में हरी जो घास है, वनस्पतियां हैं, चारे के रूप में सेवन करते हैं, तो यही जीवाणु उसके पेट के अंदर पाचन की क्रिया को आगे बढ़ाते हैं, सक्रिय करते हैं, भोजन पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और यही जीवाणु गाय के गोबर के बाहर बाहर आ जाते हैं। हमने इसीलिए गोबर से इन जीवाणु को सेपरेट किया है। और इन सेपरेट नहीं किया, इनको इनकी पोषकता उपलब्ध कराने के लिए इस पाउडर में कुछ ऐसे तत्वों को मिलाया है ताकि इनको बाहर किसी तरह के पोषक तत्वों की अभाव की स्थिति का सामना ना करना पड़े। तो जब ये मिट्टी में रह के सक्रिय अवस्था में आते हैं तो मिट्टी की जो उर्वरता है, मिट्टी की जो पोषकता है, उसमें वृद्धि करते हैं, और यही इस पाउडर का कार्य है। हमने इस पाउडर को, इस गाय के गोबर के घनसत्व को इसीलिए तैयार किया है कि जब हम अपने खेतों में इतनी मात्रा में गोबर उपलब्ध नहीं करा पाते, गोबर के माध्यम से तो हमारी मिट्टी सीधे सीधे अपना पोषक ग्रहण कर लेती है, लेकिन हमें तब 1 एकड़ जमीन के लिए कम से कम 10 क्विंटल या 1-2 टन तक वो उस गोबर की आवश्यकता होती है। और गोबर को सीधे सीधे हमारी मिट्टी सहजता से पचा भी नहीं पाती, आत्मसात नहीं कर पाती। तो गोबर को पहले खाद के रूप में बदलने की आवश्यकता है, सड़ने गलने की आवश्यकता है, और जब तक गोबर गलेगा सड़ेगा नहीं तब तक उसकी उपयोगिता नहीं रहती। क्योंकि हम सामान्यतः देखते हैं, आपने अनुभव किया होगा कि जो ताजा गोबर में 50% के आसपास तो जलांश रहता है, जल का अंश रहता है, 50% उसका ठोस भाग रहता है। उस 50% ठोस भाग में ज्यादातर हिस्सा उसी अनपाचित सेलुलोज का रहता है। तो जो उसका तरल भाग है, तरल भाग पे से जलांश को अलग कर देते हैं तो 10-12% के आसपास जो सॉलिड बचता है, जो उसका ठोस भाग बचता है, वो भाग या तो जीवाणु से निर्मित रहता है या कुछ खनिज तत्वों से निर्मित रहता है। उसमें कुछ मात्रा में एंजाइम्स रहते हैं, बायोएक्टिव रसायन रहते हैं, हार्मोन्स रहते हैं। तो जो 8-10% जो उसका ठोस आहार है तरल अंश का, उसमें जो खनिज तत्व रहते हैं वो भी जटिल संरचना में रहते हैं, वो भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते कि हम कहें कि गाय के गोबर में इतने % नाइट्रोजन रहता है, इतने % फास्फोरस रहता है, इतने % पोटाशियम रहता है, जिंक रहता है, सल्फर रहती है, मैग्नीशियम नहीं, वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहती, ये सब जटिल संरचना में रहते हैं। जैसे कि मैग्नीज को ले लें, मैग्नीज सेलुलोज का एक भाग है। सेलुलोज का जो हरा रंग इसी मैग्नीज से आता है, लेकिन जब सेलुलोज पचेगा तो मैग्नीज स्वतंत्र होगा, अन्यथा वो तो उसके साथ जुड़ा हुआ है सेलुलोज के साथ। ठीक इसी तरह नाइट्रोजन, उसकी जो प्रोटीनिक संरचना है, जो केंद्रक में न्यूक्लियस रहता है, क्रोमोसोम्स हैं, उसके साथ जुड़ा रहता है। जो फास्फोरस है, जो कोश की संरचना है, उसकी जो बाहर की झिल्ली है, उसके निर्माण में काम आता है, दूसरी चीजों में भी काम आता है। जब तक उनका विखंडन नहीं होगा तो वहां से स्वतंत्र होकर फास्फोरस अलग नहीं होगा, और जब तक अलग नहीं होगा तब तक आप उसको मिट्टी में पहुंचाएंगे भी
गोबर के रूप में मिट्टी में खाद देंगे तो वो अनुपयोगी है, उसका आपकी फसल के लिए, पेड़ पौधों के लिए कोई उपयोगिता नहीं है। तो उसको उपयोगी कैसे बनाएं? तो उसका उपयोगी है कि हमें जो गोबर खादों में खेतों में दिया है वो उसका सूक्ष्म अंश में हो। तो ये जीवाणु गोबर की खाद को या जैव खाद को उस सूक्ष्म अंश में बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। तो जब इनको आपके खेत में वो माध्यम मिलता है, वो परिस्थितियाँ मिलती हैं, तो वहाँ भी ये बहुत तेज़ी से विभाजित होते हैं। और इस विभाजन की क्रिया में चाहे इस डिब्बी में हो, चाहे ड्रम में हो या खेत में हो, जब ये विभाजित होते हैं तीव्रता से, तो संख्या तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, इसके साथ में बहुत तरह के बायोएक्टिव रसायनों को भी जन्म देते हैं। बायो एंजाइम को भी जन्म देते हैं और वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसलिए जब भी आप इसका प्रयोग अपने खेतों में करते हैं, मैं आपको ये एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप इसको, मेरी बातों पे भरोसा मत करिए, आप सहजता से प्रयोग करके देखिए। मैं निःशुल्क आपको बाँटता हूँ। मैं निःशुल्क आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। पिछले कई सालों से हम इंतज़ार करने में लगे होते हैं, अब इसके परिणाम सामने आने लगे हैं और हम इसके परिणाम से बहुत ही आश्चर्यचकित हैं, बहुत ही प्रभावित हैं। आप इनका स्वयं परीक्षण करके देखिए। आप मेरे यहाँ से निःशुल्क ले सकते हैं। आप पहले प्रयोग करके देख लिए। आप पहले कुछ मीटर की संरचना में इसका प्रयोग करके देख लीजिए। आप यदि 2 एकड़ में साग-सब्जी लगाते हैं, फसलें लगाते हैं, तो आप अपनी ज़मीन में जितना मर्ज़ी लगाइए। मैं कहूँगा कि पहले 50 मीटर के एरिया में, 60 मीटर के एरिया में आप इसके प्रयोग के साथ में साग-सब्जियाँ लगा के देखिए, फसल लगा के देखिए। आपको ये दोनों में अंतर नज़र आए। यदि आपको किसी तरह घाटा होगा, तो मैं उस घाटे को भरने को तैयार हूँ। मैं इस चीज़ आपको एग्रीमेंट में लिख सकता हूँ कि यदि आपको आपकी फसल में 15 किलो का नुकसान हो गया, तो 15 किलो की मैं भरूँगा। क्योंकि मैंने एक स्वप्न लिया है गाय को बचाने का, गाय को विकसित करने का, गाय के संवर्धन का और उसके साथ में मिट्टी को बचाने का। तो इसमें मैं आपका साथ लेना चाहता हूँ। तो ये गोबर घनसत्व उस कार्य के लिए हमारी मदद कर सकता है। इस संबंध में आपको कोई अतिरिक्त जानकारी चाहिए, अतिरिक्त कोई बात पूछनी है, तो संपर्क में मुझसे निसंकोच संपर्क कर सकते हैं। मैं हर तरह की आपको प्रायोगिक और वार्तालाप जो भी जानकारी चाहिए वो देने को तत्पर हूँ। धन्यवाद मित्रों।